हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल गुरु पाठशाला पर। मैं रंजीत पाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला पर। बेटा मैं हाजिर हुआ हूं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 2 सेल साइकिल और सेल डिवीजन के लेकर। तो हमने लास्ट लेक्चर में रिकॉल किया था या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटे कि सेल क्या होती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा क्या कि सेल होती क्या क्या है, फिर सेल के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, है ना। सेल के बारे में पढ़ा, फिर सेल के फीचर के बारे में पढ़ा कि सेल का फीचर क्या क्या होता है। मैंने बताया आपके पास कि एक सेल के होने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी बातें मैंने बताया आपको। फिर मैंने आपको बताया कि सेल का इवोल्यूशन कैसे होता है, सेल का इवोल्यूशन बताया। फिर मैंने आपको बताया कि सेल में डीएनए कैसे बना था, सेल में डीएनए कॉपी कैसे हुई थी, एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है। आज बेटा हम उसी लेक्चर के बाद के चीजों को क्लियर करेंगे, उस लेक्चर के बाद के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में अपने को क्या डिस्कस करना है बेटा, आइए जरा से उसकी सी बात कर लेते हैं। चलिए तो आज हम शुरू करेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल से और यूकैरियोटिक। सर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्यों बता रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल तो सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताने की चीज है, यहां पर क्यों बता रहे हैं? बेटा मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन का रिलेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। तो इसलिए बेटा हमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का एक बेसिक आइडिया यहीं से लेकर चलना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, तो आइए जरा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, जरा उसकी बात कर लूं। इसमें इसका डीएनए कैसा होता है और इसमें इसके बेटे सेल्स के फीचर्स कैसे होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो क्या इसमें सेल वॉल होती है? क्या इसमें सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक में? तो हाँ बेटे प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होती है। अब अगर मैं बात करूं क्या यूकैरियोटिक की सेल वॉल होती है? यूकैरियोटिक में भी सेल वॉल होती है। ठीक है, फिर सर अगर मैं बात करूं डीएनए की, किसकी बात करूं? अगर मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है? तो हाँ बेटे प्रोकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। और क्या यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है? तो हाँ बेटा यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। सर अब आगे बताइए कि इसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो इस डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक बात करूं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो डीएनए होता है वो बेटा सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। और इसका लीनियर लीनियर डीएनए होता है। सर सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए क्या होता है, जरा ये बताइए। सर्कुलर डीएनए वो होता है बेटा जिसका दोनों एंड 3 डैश और 5 डैश दोनों एंड आपस में क्या हो, जुड़ा हुआ हो। ऐसा डीएनए जिसका दोनों एंड आपस में क्या हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। और लीनियर डीएनए क्या होता है? लीनियर डीएनए वो होता है जिसके दोनों एंड आपस में बेटा क्या हो, सेपरेट हो। लीनियर डीएनए वो डीएनए होता है जिसके दोनों एंड आपस में सेपरेट हो, उसे लीनियर डीएनए कहते हैं। और सर्कुलर डीएनए वो डीएनए होता है जिसके दोनों एंड आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब अगर इसकी ये बात हो गई तो बेटा इसका जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक का, चाहे मैं बात करूं यूकैरियोटिक का डीएनए होता है, दोनों ही डीएनए बेटा क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को बेटा, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करता है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंडक्ट, ये भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है। ठीक है, चलो अब अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करूं कि प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा स्ट्रक्चर की एक बात कर लीजिए। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं बेटे, तो मैं स्ट्रक्चर इनका दिखाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक सेल में। ये सपोज करिए आपके पास एक सेल है बेटा, इसमें जो सेल है इसका डीएनए, प्रोकैरियोटिक का डीएनए इसी सेल में बेटा फ्लोट करता रहता है। साइटोप्लाज्म में क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। और जो यूकैरियोटिक की जो सेल होती है, इसके सेल में बेटा जो इसका डीएनए होता है वो प्रॉपर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है। किसमें होता है?
प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है इसका डीएनए, यू प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए बेटा आपके पास साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, और यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कवर अप होता है। तो इस वजह से बेटा इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और बेटा इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अब इसके पास बेटा, इसके पास सेपरेट, इसके जो सेल ऑर्गेनल होंगे, इसके सेल ऑर्गेनल में सेपरेट रिएक्शन देखने को मिलती है, और यहां पर बेटा इसके सेल ऑर्गेनल में सेपरेट रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए फिर इसके पास बेटा, इसके पास भी राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, तो इसमें भी आपके पास राइबोसोम देखने को मिलेगा। सर तो क्या राइबोसोम दोनों में देखने को मिलेगा? हाँ बेटे, राइबोसोम दोनों में देखने को मिलेगा। राइबोसोम ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या एक ऐसा बेटा सेल ऑर्गेनल होता है, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। बेटा इसको जरूर याद रखिएगा, राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाई जाएगी। बेटा अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोकैरियोटिक की बात करूं, तो नो membrane bound organelle found, और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड होगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाई जाएगी, और अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाई जाएगी। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, अब बात करते हैं बेटे, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो गई, यूकैरियोटिक सेल की बात, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हुई, अब बात हुई यूकैरियोटिक सेल की। आइए बेटा कॉन्सेप्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 2 में हम जानते हैं कि क्या होता है डीएनए, क्या होता है क्रोमैटिन, और क्या होता है क्रोमोसोम। अभी तक हमने बात किया बेटा कॉन्सेप्ट 1 के बारे में। कॉन्सेप्ट 1 में हमने सीखा कि सेल क्या होती है, सेल का एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर हर सेल का फीचर क्या क्या होता है, ये सारी चीजें जानी। फिर हमने जाना प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं बेटा कि कॉन्सेप्ट 2 की ओर। कॉन्सेप्ट 2 में हमने जानना है कि क्या होता है अपना डीएनए, क्या होता है क्रोमैटिन, और क्या होता है क्रोमोसोम। चलिए बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट 2 की। कॉन्सेप्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट 2 में क्या क्या जानना है? इस कॉन्सेप्ट 2 में जानना है डीएनए, फिर क्रोमैटिन, फिर क्रोमोसोम। चलिए ठीक है बेटा, डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। चलो बेटा अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड की, किसकी बात करूं? न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आरएनए, दूसरा डीएनए। अब आरएनए जैसे ही मैंने नाम लिया, सारे बच्चों के मन में उनका फुल फॉर्म दौड़ने लगा। सही है? हाँ, तो बेटा अगर आपके मन में इनका फुल फॉर्म दौड़ने लगा तो आइए एक बार लिख भी देते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अनक्लियर है। तो बेटा हमें सबको लेके चलना है, इस वजह से हम बेसिक लेके चल रहे हैं, और जो बेसिक बेसिक कर रहे हैं बेटा बेसिक से ही हम ऊपर जाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम इतना बेसिक इतना डीप ले जाने से क्या सर सिलेक्शन होगा? बेटा डीप ले जाने से ही सिलेक्शन होगा, ये बात क्लियर है। जितना हमें डीप मालूम होगा, जितना ही हमें अच्छे ब्रॉड तरीके से मालूम होगा, उतने ही अच्छे तरीके से हम बेटा सिलेक्शन की ओर इजीली तरीके से बढ़ते जाएंगे। बेटा आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब सर डीएनए होता क्या है, जरा ये बताएं। तो डीएनए सर होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है भाई? डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बच्चा? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। डन। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेटा डीएनए जेनेटिक मटेरियल अगर होता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो सर क्या राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल नहीं होता? क्या राइबोसोम जेनेटिक मटेरियल नहीं होता? तो ये बात हो गई, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो चल अब जो बेसिक कह रहा था उसके लिए एक सवाल मैं तेरे से पूछता हूं कि इज आरएनए जेनेटिक मटेरियल? क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? अगर होता है तो क्यों, और अगर नहीं होता तो क्यों? चलो जवाब है क्या भाई? नो, आरएनए जो होगा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। सर अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता तो क्या करता है? फिर हम इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? इसका मेन काम होता क्या है? आरएनए बेटा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये केवल और करता है बेटा, इट इज ओनली स्टोर इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन कॉपी। या तो बेटा ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? स्टोर करेगा, या तो ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? कॉपी करेगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया बच्चा? आरएनए क्या होगा आपका? जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, ये केवल और केवल इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। डन है? ओके बेटा। चलो ये आपका भाई डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए पे ये इंफॉर्मेशन यहां पे लगी हुई है। इस डीएनए पे क्या है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, इंफॉर्मेशन कॉपी हुई है, तो किस फॉर्म में कॉपी होगी? वो कॉपी होगी एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब इसी एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। इसी एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अगर आपको लेक्चर 1 याद हो तो उस लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है क्या बनाकर? प्रोटीन बनाकर। अगर आपको लेक्चर 1 में याद हो तो मैंने आपसे बताया था कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बनाकर। तो अब क्लियर हुआ कि डीएनए कैसे प्रोटीन बनाकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो डीएनए है, इस डीएनए पर लगी हुई इंफॉर्मेशन को कॉपी होती है आपके पास एमआरएनए के फॉर्म में, और इसी एमआरएनए से भाई बनता है क्या? प्रोटीन। तो सर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो क्या ये प्रोटीन डायरेक्ट बन जाता है या इसके लिए हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है? भाई एक बात बताओ, क्या रॉकी भाई डायरेक्ट केजीएफ पहुंच गए थे क्या? वहां तक जाने के लिए उन्हें किसी ना किसी की आवश्यकता पड़ी थी ना, है ना। उन्हें आवश्यकता पड़ी थी किसकी? एंड्रयू की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। अब एंड्रयू कौन है? एंड्रयू वो है जो हीरोइन थे उनके बाप, है ना। चलिए उनकी आवश्यकता थी, तो यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए भाई एंड्रयू की आवश्यकता पड़ेगी। एंड्रयू कौन है? एंड्रयू है राइबोसोम। फिर बनेंगे कौन? रॉकी भाई। फिर बनेगा कौन? रॉकी भाई। फिर बनेगा आपका कौन? एमआरएनए से कौन बनेगा भाई? प्रोटीन बनेगा। यहां से आपके रॉकी भाई केजीएफ तक पहुंचेंगे, और किसके सहायता से पहुंचेंगे? राइबोसोम की सहायता से पहुंचेंगे। बिना राइबोसोम की सहायता से कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगी। देख मेरा आगे देख, अगर बिना राइबोसोम के प्रोटीन नहीं बन सकती तो सर उसके बाद की क्रिया कहानी बताइए। उसके बाद की क्रिया कहानी क्या होगी? अगर बिना राइबोसोम के प्रोटीन नहीं बनेगी तो बेटा ये प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। एमआरएनए से मैसेंजर आने से आगे बेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, तो हमारे बॉडी में बेटा क्या? प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। और जब हमारे बॉडी में प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ढेर सारी डिफिशियंसीज आना शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मजा आ रहा है? अभी देख, अभी तू मजा देख मेरे साथ। अब आ रहा है? आप जो बेसिक बेसिक कर रहे थे अब देखो तुम मजा, है ना। बेटा हंसते हंसते रस्ते लगा देंगे इसको। पूरी की पूरी बायोलॉजी, पूरी 11th की पूरी बायोलॉजी, 12th की पूरी बायोलॉजी हंसते हंसते रस्ते लगा देंगे। देख अब ये रहा मेरे पास क्या? डीएनए रहा,
ये मेरे पास क्या है भाई, डीएनए रहा। इस डीएनए को, अच्छा इसी डीएनए से क्या बनता है आपके पास, क्रोमैटिन बनता है। बोलो, इसी डीएनए से क्या बनता है मेरे पास, क्रोमैटिन बनता है। और यही क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या, यही क्रोमैटिन कंडेंस होके किसको बनाता है, यही क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। यही क्रोमैटिन कंडेंस होके किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्या रहा मेरे पास, डीएनए रहा। देखो लिंक करो, चीजों को लिंक करो भाई, लिंक करो। कहां पे है, डीएनए पे। कहां पे है, डीएनए पे। फिर क्या है, क्रोमैटिन। फिर क्या है, क्रोमैटिन। फिर क्या है, क्रोमोसोम। फिर क्या है, क्रोमोसोम। मैंने कॉन्सेप्ट 2 का नाम भी तो यही लिखा, डीएनए, क्रोमैटिन। बोलो, और फिर क्या लिखा, क्रोमोसोम। बोलो, यही तो मैंने कॉन्सेप्ट का नाम भी लिखा। क्या लिखा, डीएनए। क्या लिखा मैंने कॉन्सेप्ट का नाम, यही तो मैंने कॉन्सेप्ट का नाम लिखा ना। क्या लिखा, डीएनए। फिर क्या लिखा, क्रोमैटिन। फिर क्या लिखा, क्रोमैटिन। फिर क्या लिखा, क्रोमोसोम। तो बोलो, जिस तरह मैंने कॉन्सेप्ट का नाम लिखा, क्या मैं उस तरह फ्लो नहीं कर रहा हूं, क्या मैं उस तरह नहीं बढ़ रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि डीएनए जानेंगे, वैसे ही बेटा मैंने यहाँ पहले डीएनए बनाया, फिर मैंने आपको बताया क्रोमैटिन जानेंगे, फिर मैंने आपको क्रोमैटिन दिखाया, और फिर मैंने कहा मेरे लाल हम क्रोमोसोम जानेंगे, तो मैंने आपको क्या दिखाया, क्रोमोसोम दिखाया। आओ बेटा बात करते हैं किसकी, डीएनए की। बेटा किसकी बात करते हैं, डीएनए की। इस डीएनए को बेटा कंडेंस किया, इस डीएनए को मैंने क्या किया भाई, कंडेंस किया। इस डीएनए को मैंने क्या किया, कंडेंस किया। जैसे ही मैंने इस डीएनए को कंडेंस किया, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ, मेरे पास फॉर्मेशन हुआ मेरे लाल, क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस क्रोमैटिन को मैंने कंडेंस कर दिया। अब इस क्रोमैटिन को मैंने क्या कर दिया भाई, बोलो ना, इस क्रोमैटिन को मैंने कंडेंस कर दिया। क्या कर दिया मेरे लाल, इस क्रोमैटिन को भी मैंने कंडेंस कर दिया। तो क्रोमैटिन को कंडेंस करने से क्या बना, क्रोमोसोम बना। क्या बना, क्रोमोसोम बना। सर एक बात बताएं कि यहाँ की जो क्रोमैटिन है वो कम कंडेंस है। सर यहाँ की जो क्रोमैटिन है वो कम कंडेंस है, और यहाँ वाली क्रोमैटिन है ज्यादा कंडेंस है। तो क्यों ये कम कंडेंस है, क्यों ये ज्यादा कंडेंस है, कुछ बात बताएं, ऐसा आपने क्यों किया। तो बेटा अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ की क्रोमैटिन की, और यहाँ की क्रोमैटिन की कम कंडेंस और ज्यादा कंडेंस क्यों है, तो जो कम कंडेंस होती है, जो क्रोमैटिन कम कंडेंस होती है, उस क्रोमैटिन को यू क्रोमैटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, यू क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। और जो क्रोमैटिन ज्यादा कंडेंस होती है उसे बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। जो क्रोमैटिन कम कंडेंस होती है वो होती है यूक्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन ज्यादा कंडेंस होती है उसे बोलते हैं क्या, हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर है बच्चा। चलिए एक सवाल बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि डीएनए जो होता है, इस डीएनए पे क्या लगे होते हैं, सर जीन लगे होते हैं। बोलो, ये जो डीएनए होते हैं, इस डीएनए पे क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। अब अगर इस डीएनए पे जीन लगे हैं, तो क्या ये जीन क्रोमैटिन में लगे होते हैं, क्या ये जीन क्रोमैटिन पे लगे होते हैं या नहीं। भाई मैंने आपसे पूछा कि जो डीएनए होता है उस डीएनए पे क्या लगा होता है, क्रोमैटिन लगा होता है, और इस डीएनए पे, सॉरी इस डीएनए पे क्या लगा होता है, जीन लगा होता है। और ये जीन क्या क्रोमैटिन पर एक्सप्रेस करेंगे, क्या क्रोमैटिन पर एक्सप्रेस करेंगे, बेटा बिल्कुल हाँ, ये जो जीन है इस क्रोमैटिन पे भी तो लगे रहेंगे। फिर क्या, अब ये जो जीन है वो क्रोमोसोम पे दिखेंगे, बेटा हाँ, ये जो जीन है क्रोमोसोम पे भी दिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है उसी से तो क्रोमैटिन बना, और उसी से क्या बना, क्रोमोसोम बना। तो सर एक बात बताइए, डीएनए पर क्रोमैटिन है, डीएनए पर जीन है, और क्रोमैटिन पर भी जीन है, क्रोमोसोम पर भी जीन है, तो जो क्रोमैटिन होता है उस पर कुछ और भी होता है या नहीं। तो बेटा जो क्रोमैटिन होते हैं उस पर कुछ और मॉलिक्यूल भी आपके पास देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और बेटा इसी के साथ साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपको देखने को मिलता है। अच्छा सर, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, बेटा देख, नॉन हिस्टोन प्रोटीन को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एक बंच है प्रोटीन का जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप का अलग अलग प्रोटीन है। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रोटीन है, उन सारे प्रोटीन को हमने नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल दिया। उसमें हिस्टोन का कोई रोल प्ले नहीं है, अलग प्रोटीन है, अलग टाइप का प्रोटीन है। तो हिस्टोन को हमने साइड कर दिया, और बचे हुए प्रोटीन को सारों को नॉन हिस्टोन प्रोटीन
बोल दिया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का प्रोटीन जो है उसे हमने नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोला और इसको हमने हिस्टोन प्रोटीन बोल दिया। मतलब एक तरह की प्रोटीन को अलग कर दिया और बाकी सारी प्रोटीन को अलग कर दिया। जो एक तरह की प्रोटीन को अलग किया उसका नाम हमने हिस्टोन डाला और बाकी सारी जो अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है उस प्रोटीन को हमने नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल दिया। क्या चीजें क्लियर है? मैंने आपसे कहा था ना कि चीजों को मैं डायग्राम, फ्लो डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। बेटा मैं सारी चीज को बिल्कुल फ्लो डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल ब्रेन में स्नैप्स के फॉर्म में फिट करने की गारंटी मेरी है। बस अपने टीचर पे फेथ बना के रखना, बस ईमानदारी से अपने टीचर के साथ लगे रहो और लगातार लेक्चर में बने रहो। चीजों में ब्रेन में स्नैप्स के फॉर्म में कैसे बिठाना है मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूं बेटा। बहुत इजी तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको बिठा दूंगा दिमाग में, एकदम जबरदस्त तरीके से। चल एक बार फिर से देख, क्या देखना चाह रहा है बेटा? ये रहा तेरे पास डीएनए, इस डीएनए को कंडेंस किया तो क्या बना? क्रोमैटिन बना। क्रोमैटिन को कंडेंस किया तो बेटा अपने पास क्रोमोसोम बना। सर क्रोमैटिन दो तरह से कंडेंस हुआ, एक लेस कंडेंस हुआ और एक मोर कंडेंस हुआ। जो लेस कंडेंस हुआ उसे यूकैरियोटिन बोलते हैं और जो मोर कंडेंस हुआ उसे हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। बोल क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चल। और उसके बाद इस हेटेरोक्रोमैटिन को और कंडेंस करते गया और कंडेंस करते गया तो क्या बना तेरे पास? क्रोमोसोम बना। ठीक है, चल। अब अगर मैं डीएनए की बात करूं भाई, डीएनए की बात करूं लेंथ की, डीएनए की किसकी? लेंथ की बात करूं तो लगभग 1.2 मीटर होता है। कितना होता है? लगभग 1.2 मीटर होता है तेरा डीएनए। क्या क्लियर है ये बात? ये बात हुई अपनी किसकी? डीएनए की बात हुई। ये बात हुई अपनी क्रोमैटिन की बात हुई। ये बात हुई अपनी किसकी? क्रोमोसोम की बात हुई। तो बेटा आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम सारी चीजें हमने क्लियर की। फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्लियर की। फिर हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए क्लियर किया। सारी चीज क्लियर है। एक एक करके हमने बेटा सारी चीजों को क्लियर कर दिया। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे किसके? नंबर ऑफ क्रोमोसोम की और पोलाइडी की बात करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम और पोलाइडी की बात करेंगे। साथ ही साथ बेटा फिर हम अपने चैप्टर में एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अभी तक बेटा मैं आपको एक माहौल बना रहा हूं, एक समा बांध रहा हूं। मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक भूमिका दे रहा हूं तुम्हें। जब तक भूमिका नहीं दूंगा तब तक बेटा चैप्टर में एंट्री करने का मजा नहीं है। एक माहौल जान लो, एक समा जान लो कि किस वे में हमें काम करना है। जब अगर हमें वो मिल जाएगा, हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बेटा, हम चैप्टर पे कमांड बिठा सकते हैं। और मैं डायरेक्ट तुझे बोट में बिठा दूं और चप्पू ना दूं तो कोई मतलब नहीं उस बोट का। पहले तू चप्पू तो चलाना सीख ले, फिर बोट चलाना सीखना। ठीक है, मैंने भूमिका आज बांधी बेटा, मैंने इस चैप्टर की भूमिका तुझे समझाई है। ठीक है, कल हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, फिर पोलाइडी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बेटा हम चैप्टर में एंट्री ले लेंगे। ठीक है, वहां से बेटा हम चैप्टर में एंट्री ले लेंगे। फिर सारी की सारी बेटा हम इंट्रोडक्शन को खत्म करके चैप्टर में एंट्री लेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सुपर, बहुत जबरदस्त तरीके से अपने चैप्टर में बेटा हर एक चीज को फ्लो डायग्राम के थ्रू सारी चीजें जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसकी बातें आगे की करेंगे। तब तक लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, बिल्कुल आराम से पढ़ो। ओके, बाय।